हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा क्लास 12th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो कमिंग सेशन है 2023-24 का क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि 11th क्लास का अकाउंट और 12th क्लास का अकाउंट कैसे आपस में रिलेटेड है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास में जब आपने स्टडी की थी तो आपको बेसिक्स कराए गए थे। सबसे पहले तो क्योंकि अकाउंट आपने फर्स्ट टाइम 11th में स्टार्ट किया था तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर कराए गए थे कि भाई अकाउंट होता क्या है, अकाउंटेंसी होता क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस है। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी वो आपको सब यहाँ कराई गई। अकाउंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए, अकाउंट के रूल्स आपको पढ़ाए गए, डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बताया गया, अकाउंट की जो फर्स्ट बुक है जर्नल एंट्री उसके बारे में आपको समझाया गया, बेसिक चैप्टर्स आपको कराए गए, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये सब जब आपने 11th में किया तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स पे आपकी कमांड हुई। अब जब हम 12th में आते हैं, क्योंकि 11th में ना एक ही बुक थी आपकी, सभी ने, कुछ बच्चों ने डीके गोयल से पढ़ा, कुछ ने टीएस ग्रेवाल से पढ़ा, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था। अब 12th में जो है ना 3 बुक्स हो जाएंगी आपकी, 3 बुक्स, जिसमें जो बुक 1 है उसके 2 वॉल्यूम हैं जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर करते हैं, जिसमें है एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 2023 एडिशंस, करंट एडिशंस की बुक मार्केट में आ चुकी हैं। तो इसमें आप जो ये पहले वाली बुक है अगर इसको कवर करते हैं जो कि यूनिट 1 है तो 36 मार्क्स आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इस वाली बुक से कवर होंगे, 36 मार्क्स। उसके बाद फिर वॉल्यूम 2 आएगा, बुक 1 का ही है, पार्ट ए बोलते हैं बुक 1 को, पार्ट ए और पार्ट बी ये वाली बुक है, लेकिन पार्ट ए के 2 वॉल्यूम है और ये अलग अलग हैं। इसमें अकाउंटिंग फॉर कंपनी है, कंपनीज, यहाँ आपको 24 मार्क्स का सिलेबस डिलीवर किया जाएगा, मतलब 24 मार्क्स का पेपर बोर्ड एग्जाम्स में इस बुक से आएगा और 36 का आने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से। तो कुल मिला के अगर आप बुक 1 देखते हैं तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो बुक 1 बन जाती है। तो ये 60 मार्क्स, 60 नंबर्स का इससे आपको पढ़ना है और 20 मार्क्स का आपका ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको जो कंपनीज है ना उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और इसमें काफ़ी कैलकुलेशंस हैं इसके चैप्टर्स में। तो ये 20 मार्क्स का वेटेज रखती है ये वाली बुक। और इसके बाद 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो डीके गोयल की बुक भी मार्केट में आ चुकी है फॉर 2024 एग्जामिनेशंस के लिए। तो सभी बुक्स ऑलमोस्ट मार्केट में आ चुकी हैं, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह वगैरह सब आ चुकी हैं। तो अब मैं बता दूं आपको कि जो आपका 12th क्लास का अकाउंट है इसमें सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पार्ट 1 के अंदर आएंगे, जिसमें वॉल्यूम 1 है पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 36 नंबर का। वॉल्यूम 2 है जिसमें यूनिट 2 है, टोटल 4 यूनिट पढ़नी है आपको 12th में, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि 24 मार्क्स का वेटेज रखती है, तो टोटल हो गया 60 मार्क्स। इसके बाद आपका पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में भी 2 यूनिट हैं आपकी, यूनिट 3 यूनिट 4। यूनिट 3 12 मार्क्स की है और यूनिट 4 आपका 8 मार्क्स का है। टोटल 20 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अभी मैं एक एक करके थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इन ऑल 4 यूनिट्स के बारे में आपको। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक और रह गया यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का। तो प्रोजेक्ट वर्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस की जब स्कीम आ जाती है, डेट आ जाती है, जैसे कि सपोज टू मिड ऑफ मार्च में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है 2024, तो होप्सो आपका एंड ऑफ जनवरी और मिड ऑफ फरवरी में आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है ये फाइनल करा दिया जाएगा स्कूल के अंदर। बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, और जो आपकी इंटरनल फैकल्टी है जिन्होंने आपको पूरे साल पढ़ाया है, ये एक टीम की तरह काम करेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है ये कंडक्ट कराएंगे, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क में आपको 4 नंबर, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा 12 नंबर का और 4 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो ये जो सेकंड बुक है आपकी, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है जर्नली इस बुक से ज़्यादा कनेक्ट होता है। ज़्यादातर वाइवा क्वेश्चन सब इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो ये बुक कहीं ना कहीं 20 मार्क्स का तो वैसे वेटेज रखती है यूनिट 3 यूनिट 4 में, और उसके अलावा प्रोजेक्ट को भी यही बुक माइलेज देती है। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो ये बुक 40 मार्क्स को कवर करती है। अब यहाँ पर वॉल्यूम 1, पार्ट ए का वॉल्यूम 1, जो कि ये वाली बुक है आपकी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म
वॉल्यूम 1 36 नंबर 36 मार्क्स। इसके अंदर काफ़ी बेसिक चैप्टर हैं, जैसे एक है फंडामेंटल। फंडामेंटल चैप्टर में क्या होगा कि आपको ना कुछ बेसिक टॉपिक्स बताए जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई पार्टनरशिप एक्ट क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे तो आपको एडवांस अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाएगी, बेसिक्स बताए जाएंगे। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, पार्टनर्स की सैलरी एंड कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, पार्टनर्स अगर फर्म को लोन देता है तो उस पर फर्म कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं, एरर आ जाते हैं, तो एरर ईयर आफ्टर ईयर भी रिपीट हो जाते हैं, तो उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है थ्रू द पास्ट एडजस्टमेंट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपको बताया जाएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि फर्म कई बार ना पार्टनर को गारंटी दे देती है कि भाई आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा अगर आप पार्टनरशिप हमारे फर्म के साथ करते हैं। उस केस में अगर फर्म को लॉस हो गया तो वो किस तरीके से उस पूरी कैलकुलेशन को ट्रीट करती है। तो ये सब आपको बेसिक जो चैप्टर है फंडामेंटल वॉल्यूम 1 का, इसमें पढ़ाया जाएगा। काफ़ी अच्छा बड़ा टॉपिक है ये, मतलब बड़ा चैप्टर है, और इसमें लगभग 10 पॉइंट्स आपके कवर होंगे 1 बाय 1। इन सभी टॉपिक्स को लेकर आपके इलस्ट्रेशंस हैं, थ्योरी है, डिटेल दी हुई है बुक के अंदर, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर को आप स्टडी करना, क्योंकि ये चैप्टर आगे के लिए भी आपका बेस बनेगा। देन उसके बाद एडमिशन्स आपको सिखाया जाएगा कि भाई अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो फिर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड होगा, आने वाला पार्टनर्स जो है फर्म की गुडविल निकालने के बाद उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी कि ये कितना पैसा फर्म में लगाएगा, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि जब कोई नया फर्म आता, नया पार्टनर जब एंट्री लेता है तो जो पुरानी कंडीशंस हैं उनको क्लोज करके नई कंडीशंस पे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो पुरानी कंडीशंस को जब हम क्लोज करते हैं तो उसमें या तो फायदा होता है या नुकसान, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हमें पता चलता है। तो अभी हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। और इसी तरह से जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हैं, अकोमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज हैं, तो उनको कैसे जब नया पार्टनर आता है तो फर्म क्लोज करती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी यहाँ पे ये बहुत मेजर चैप्टर टॉपिक है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें यह है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी लाई हुई जो कैपिटल है, जो पैसा लगाएगा, उसके हिसाब से बाकी पार्टनर्स को भी अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। तो ये टॉपिक आपको किस किस कंडीशंस में एडजस्ट कराई जाती है कैपिटल, वो सब इस टॉपिक के थ्रू आपको सिखाया जाने वाला है। फिर रिटायरमेंट आ गया। रिटायरमेंट में क्या है कि अगर आपने एडमिशंस अच्छे तरीके से सीख लिया ना, भाई जो पार्टनर आ रहा है तो पैसा लेके आएगा क्योंकि वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अगर कोई रिटायर्ड हो रहा है तो वो जाएगा तो उसका वो पैसा लेके जाएगा अपने हिस्से का। तो उसका क्या कैसे कैलकुलेशन होती है उसके पैसे की, वो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको कितना पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, वो सब आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। और नॉर्मल वही अकाउंट यहाँ बनेंगे जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, जो हम एडमिशंस में करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह वगैरह। मतलब जब हम यहाँ सीख जाते हैं तो यहाँ हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सब कुछ। तो भाई एक देखो आपने फंडामेंटल कर लिया पार्टनरशिप में, एक एडमिशंस कर लिया, फिर रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद होता है डिसोल्यूशन। ये थोड़ा अलग हटके है चैप्टर, बाकी के जो पहले चैप्टर थे वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप का अकेला ऐसा चैप्टर है। इसका मतलब है डिसोल्यूशन का मतलब है एंड ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस को कैसे क्लोज किया जाता है। तो इसमें आपको 3 अकाउंट सिखाए जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम 2, पार्ट ए का वॉल्यूम 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, 24 मार्क्स, जिसमें शेयर कैपिटल आपको सबसे पहले सिखाई जाएगी। शेयर कैपिटल का मतलब है कि जब फर्म से जब आप कंपनी की तरफ बढ़ते हैं तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है। तो ये जो पब्लिक पैसा लगाती है किसकी फॉर्म में लगाती है, शेयर्स की फॉर्म में, मतलब ये कंपनी शेयर इशू करती है। अब कंपनी कितने तरह की होती हैं, कैसे कैसे शेयर्स इशू करती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। शेयर्स के टाइप हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर। कई बार क्या होता है कि कंपनी 10 शेयर इशू करती है और डिमांड आ जाती है 100 शेयर्स की, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि कंपनी 100 शेयर इशू करती है, डिमांड आती है 50 शेयर की, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि कंपनी पैसा मांगती है तो उसको एडवांस में ज़्यादा पैसा आ जाता है। मान लो कंपनी का 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये कंपनी एक शेयर इशू कर रही है और इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है कि भाई चलो ठीक है, आप हमें ना 40, 20 और 30 रुपीज़ करके अलग अलग डेट में ये पैसा दे दो। तो इसको भी 40 करते हैं तभी 100 होगा।
नहीं तो कुछ बच्चे नोटिस कर लेंगे कि सर ने 100 लिखा और टोटल तो 90 हो रहा है। तो अल्टीमेट, तो हम जब किसी से पैसा मांगते हैं ना रिटन एग्रीमेंट में, मान लो हमने 20 मांगा और उसने 40 भी दे दिया, तो इसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। मान लो हमने किसी से 20 मांगा और इसने नहीं दिया, तो इसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर के केस में क्या होता है कि अगर ये पैसा 40 रुपये भी नहीं देता, मान लो 20 की डेट निकल गई, ये पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर हो गया। फिर भाई हम उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल कॉल होगी 40 रुपीज़ की, तब ये इसको भी दे देगा, लेकिन ये यहाँ भी नहीं दे रहा, तो इसके शेयर्स को फिर कैंसिल किया जाता है। तो कैंसिल करने की प्रोसेस को कहते हैं फॉरफीचर। फिर फॉरफिटेड शेयर्स जो भी हैं उसको फिर हम रीइशू करते हैं मार्केट में दोबारा। कंपनी जैसे शेयर कैंसिल करेगी तो मार्केट में दोबारा उसको लॉन्च करेगी, मतलब इशू करेगी। तो ये बहुत सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो सब आपको यहाँ पे इस चैप्टर में सीखनी है। तो 24 में अगर देखा जाए तो 16 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है शेयर कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर, रीइशू ऑफ फॉरफीचर वगैरह वगैरह, ये सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर इशू ऑफ डिवेंचर आ गया, दूसरा चैप्टर। इशू ऑफ डिवेंचर्स में क्या है कि कंपनी यहाँ पे पैसा उठाती है एज ए लोन। किससे? बैंक से नहीं, फ्रॉम पब्लिक। तो शेयर्स की तरह डिवेंचर्स भी इशू किए जाते हैं। इनको भी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जा सकता है कि भाई हम आपको 100 रुपये का डिवेंचर दे रहे हैं, आप हमें 3 बार में पैसा दे दो। तो इसमें जो डिवेंचर इशू करती है कंपनी, वो एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी भी करती है, एज ए अदर देन कैश भी करती है। मान लो मैंने किसी से असेट्स खरीदी, मतलब बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एज ए बिजनेस, एज ए कंपनी, तो सामने वाले को मुझे पैसा देना होता है ना, तो मैं पैसा ना देके उसको डिवेंचर इशू कर देता हूँ। तो ये बहुत सारे इसमें भी कैलकुलेशंस हैं। डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं, तो हमें लॉस होता है, फिर हम उस लॉस को कैसे दिखाते हैं अकाउंट में, ये सब आप यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर में सीखेंगे। तो इस तरह से आपका पार्ट ए हो गया ख़त्म। पार्ट बी पे आओ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें पार्ट बी 20 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई जाएगी कंपनी की, कि ये 2 पार्ट में बनती है, जिसमें बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनके क्या फॉर्मेट हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसके अलावा एक अकाउंटिंग रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनका मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बच्चों का, वो बड़ा एंजॉय करते हैं चैप्टर को। छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बहुत छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब 5-6 लाइन्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके। तो इसमें आपको 4 रेशियोज बताए जाएंगे, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। 8 मार्क्स का अकेला ये चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी में पैसा या तो आता है या कंपनी से पैसा जाता है। तो वो जो आ रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है ना कैश का, वो 3 एक्टिविटीज़ में हो रहा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनमें पैसा किस किस कंडीशन में इनफ्लो करता है, किस किस कंडीशंस में आउटफ्लो करता है, किस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये सब आपको यहाँ सिखाया जाएगा। देन जैसे ही ये खत्म होगा तो आपके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 पार्ट ए के अंदर जो आते हैं वो दोनों, और पार्ट बी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म। फिर रह गया प्रोजेक्ट, जो मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच। बहुत सिंपल अकाउंट है, आप बेसिक्स पे फोकस ज़्यादा करें और स्टार्टिंग से ही सीरियस मूड में अपनी क्लासेस अटेंड करें। 12th बहुत सीरियस है, सेशन होता है।